बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण, प्लांट ट्रांसपैरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपैरेशन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के स्टोमेटा यानी रंध्र द्वारा जल को वाष्प बनाकर के उड़ा देना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि की क्रिया को दर्शाता है। जल को बचाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में पौधे अपना पत्तियां गिरा देते हैं। जल को बचाए रखने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और बादल अधिक बनते हैं जिससे वर्षा अधिक होती है। वाष्पोत्सर्जन को फोटोमीटर द्वारा मापते हैं वाष्पोत्सर्जन को। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो है बना लेते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि कार्बनिक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और CO2 तथा जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन बनता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है लाल रंग के प्रकाश में, जो है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद नीला, उसके बाद बैगनी रंग में होता है। इन सभी रंगों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण जो है नहीं होता है। रात के समय कृत्रिम प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है। CO2 तथा O2 का जो विनिमय होता है वह स्टोमेटा द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन होता है, जबकि H2O का यानी जल का अपचयन होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीडेशन यानी अपचयन तथा रिडक्शन यानी उपचयन दोनों होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण श्वसन से जो है 7 गुना तेज होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है श्वसन से 7 गुना तेज होता है। क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है। क्लोरोफिल A, B, C, D, किंतु प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल A में होता है। CO2 की मात्रा बढ़ने से जो है प्रकाश संश्लेषण का दर शुरू में बढ़ता है, किंतु जो है बाद में सांद्रता अधिक हो जाता है। जब सांद्रता अधिक हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। आर्द्रता यानी नमी तथा प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है। एक प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है CCO2 + 12H2O। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 6 यहाँ 6 रहेगा, गलत है। C6H12O6 + C6H2O + C6O2 गैस इसमें से निकलता है और इसमें ये जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट भाग जो है भाग लेता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर स्तंभ की आकृति होती है जिसे ग्राना कहते हैं। ग्राना जो होता है छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनता है जिसको थैलोफाइटा कहते हैं। अब थैलोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल रहता है और क्लोरोफिल के अंदर जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल के अंदर जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। कंप्लीट फिगर है थैलोकाइट्स। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, इसमें 2 रिएक्शन होते हैं। एक हिल रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन कहलाता है, डार्क रिएक्शन जिसको ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन इसे वैज्ञानिक हिल ने खोजा था, यह प्रकाश में ही संपन्न होता है। वैज्ञानिक हिल ने इसको खोजा था और यह प्रकाश में ही संपन्न होता है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। जब सूर्य प्रकाश जो है ग्राना पर पड़ता है तो थैलोफाइटा से होते हुए मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है
और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद जल अपघटन होता है और हाइड्रोजन यानी H2O मुक्त होता है और NADP बनता है। यह NADP हाइड्रोजन का ग्राही होता है और NADP जो होता है H2O बना लेता है। इस प्रकार हील रिएक्शन जो होता है पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होता है? इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह हील रिएक्शन के होने के बाद जो है होता है। हील रिएक्शन के होने के बाद जो होता है डार्क रिएक्शन होता है। यह स्ट्रोमा में संपन्न होता है। स्ट्रोमा में यह संपन्न होता है। हील रिएक्शन के फलस्वरूप बना हुआ एटीपी तथा NADP हाइड्रोजन H2O स्ट्रोमा में आते हैं। स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है। यह RUDP वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया के बाद जो होता है O2 जो है बाहर आ जाता है। अंदर जो गया था CO2 H2O से मिल करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि जो है गौण उत्पाद यानी सेकेंडरी जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, जबकि जो मेन प्रोडक्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। C6H12O6 होता है। ATP एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट है। NADP का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फास्फेट है। RUDP का फुल फॉर्म है राइबोलोज डाईफास्फेट है। तो इस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पादप टिश्यू यानी प्लांट टिश्यू आता है। नेक्स्ट टॉपिक है तो जो समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहते हैं। जो समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनके जो समूह होते हैं उनको ऊतक कहते हैं। और ऊतकों का जो अध्ययन होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू और अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू होता है। अब विभाज्य ऊतक जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसी तरह से जो अस्थायी ऊतक होता है यानी परमानेंट टिश्यू होता है वो दो प्रकार का होता है, सिंपल यानी सरल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक। अब सरल ऊतक है वो तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसी तरह से जटिल ऊतक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। विभाज्य ऊतक, इसमें जो होता है इसमें विभाजन का क्रिया जो होती है निरंतर चलती रहती है। जो विभाज्य ऊतक होते हैं इसमें विभाजन की क्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, जिस कारण पेड़ पौधे का जो जीवन भर वृद्धि करते हैं। पादप जो होता है ऊपर या नीचे की ओर विकास करते हैं। बीज का जो भाग होता है केवल चौड़ा होता है। ठीक है। शीर्ष विभाज्य ऊतक यानी एपिकल मेरिस्टेम, यह पेड़ पौधे को ऊपर की ओर जो है ले जाता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक यानी लैटरल मेरिस्टेम, यह पेड़ पौधों को चौड़ा जो है करता है, जो है पार्श्व विभाज्य ऊतक। अंतर्वेशी यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यह छोटे घास में पाया जाता है। यह सतत न होकर के कुछ दूरी पर होता है, जिस कारण जानवर इसे खा लेते हैं और तो यह पुनः निकल जाता है। नेक्स्ट है अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। इसमें विभाजन की जो है क्षमता समाप्त हो चुकी होती है परमानेंट टिश्यू में। नेक्स्ट है मृदुतक ऊतक, यह इससे जो है पौधे का छाल बनता है मृदुतक ऊतक में। स्थूल कोण ऊतक, इससे जो होता है फल एवं पत्तियों का जो है वृंत बनता है स्थूल कोण ऊतक से। दृढ़ ऊतक, यह बहुत ही कठोर होता है। इसमें नारियल, बेल, कसैली इत्यादि का जो बाहरी खोल होता है वह दृढ़ ऊतक से बना होता है। नेक्स्ट आता है जाइलम, यह तना के अंदर पाया जाता है। इसे दारू भी कहते हैं। यह क्या करता है? जल तथा खनिज इत्यादि का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाता है जाइलम तना पर बने वलय को गिन करके वायु ज्ञात कर सकते हैं। पेड़ पौधों में होता है ये चीज़। एक वलय जो होता है 10 वर्ष आयु के बाद जो है बनता है। एक जो वलय होता है पेड़ में वो 10 वर्ष की आयु के बाद जो है बनता है। वलय को
कैम्बियम कहते हैं। वलय को क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। फ्लोयम यह पत्तियों द्वारा पकाए गए भोजन को परिवहन करता है। जाइलम तथा फ्लोयम को संवहनी ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिकी यानी प्लांट जेनेटिक्स। वंशानुगत गुणों को जो है अनुवांशिकी कहते हैं। जो वंशानुगत गुण होते हैं उनको अनुवांशिकी कहते हैं। इसके जो जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। इन्होंने गैमेट शुद्धता का सिद्धांत दिया था। गैमेट जो शब्द है उसको किसने दिया था? उसको वास्टन ने दिया था। जीन शब्द जो है जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। कृत्रिम जीन संश्लेषण यानी निर्माण तथा गौण को आइसोलेटेड यानी पृथक करने का जो कार्य था वह अरविंद खुराना ने किया था। अरविंद खुराना ने किया था। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। टी.एच. मॉर्गन को जो है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल का प्रयोग क्या था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में उद्यान मटर यानी पाइजम सटाइवम, इसका वैज्ञानिक नाम है, कि 7 जोड़ी विषम प्रजाति के लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने टमाटर के पौधे का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इसका जो जीवन काल तथा आकार जो होता है छोटा होता है। जीवन काल तथा आकार जो होता है छोटा होता है। साथ ही इसकी जो कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जीनोटाइप क्या होता है? वैसे लक्षण जो बाहर से देखने पर समझ में नहीं आते हैं बल्कि इनके जीन में अंतर होता है। बाहर से देखने पे तो नहीं समझ में आएंगे लेकिन इनके जीन में कुछ जो है डिफरेंट होगा, वो जीनोटाइप के अंतर्गत आएगा। फिनोटाइप क्या होता है? वैसे लक्षण जो बाहर से देख करके समझा जा सकता है उसको फिनोटाइप कहते हैं, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं शरीर पर दिखते हैं, फिनोटाइप में। डोमिनेंट क्या होता है? प्रभाविता का जो सिद्धांत है, जब दो प्रजातियों को आपस में हाइब्रिड यानी संकर क्रॉस कराया जाता है तो अधिक शक्तिशाली जीन कमजोर जीन पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं। यही जो है डोमिनेंट यानी प्रभाविता का जो है सिद्धांत है। मेंडल का एकल संक्रमण प्रयोग, इसमें मेंडल ने एक लंबा तथा एक बौने पौधे का जो है क्रॉस कराया था। जो लंबा पौधा था उसको टी से जो है रिप्रेजेंट किया और शार्ट को स्मॉल टी से, और इन दोनों में से एक एक टी को जो है लिया गया था और क्रॉस कराया गया था। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो नए पौधे का निर्माण हो गया, वो नया पौधा बन गया। फिनोटाइप के बीच का जो अनुपात है 3:1 है, जबकि जीनोटाइप के बीच का जो रेशियो है 1:1 है। मेंडल का जो फिनोटाइप प्रभाविकता के सिद्धांत को दर्शाता है। शक्तिशाली जीन अपना 75% जो प्रभाव को दर्शा देता है। मेंडल का जो जीनोटाइप का सिद्धांत पृथक्करण को दर्शाता है जो 1:2:1 में होता है, अर्थात 25%, 50% और 25% के अनुपात में होता है। मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग, मेंडल ने द्विसंकरण के लिए पहले गोल तथा पीले पौधे को क्रॉस कराया, उससे एक प्रजाति को बनाया। इसके बाद मेंडल ने एक चपटा तथा हरे पौधे को क्रॉस कराया, एक प्रजाति को बनाया। अब इन दोनों नई प्रजाति को आपस में क्रॉस करके जिसे द्विसंकर कहते हैं जिसे द्विसंकर कहते हैं। जैसे गोल पीला और हरा चपटा, इनको क्रॉस कराया गया तो ऐसा बन गया RY स्मॉल RY। एक कंप्लीट चार्ट दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच का रेशियो है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ में पूछे जाते हैं। मेंडल का तीसरा नियम क्या था? यह स्वतंत्र आव्यूह का नियम फ्री इंसॉर्टमेंट थ्योरी है। इसके अनुसार दो प्रजातियों को क्रॉस कराया जाता है तो उनके जीन एक दूसरे में जाते हैं किंतु वे एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। मेंडल का प्रयोग जो है लैंगिक जनन पर आधारित था। मेंडल ने पौधे के 7 पेयर विभिन्न गुणों को आपस में क्रॉस कराया था। जैसे बीज की आकृति गोल एवं झुर्रीदार थे, बीज का जो रंग था पीला एवं हरा था, फूल का जो रंग था लाल और सफ़ेद था,
कली की जो आकृति थी फूला हुआ और चपटा था। कली का जो रंग था हरा पीला था और पौधे की जो लंबाई थी लंबा तथा बौना था और फूल की जो स्थिति थी कक्षस्थ किनारे तथा अग्रस्त ऊपर था। एक जीन दूसरे जीन से जुड़े रहते थे जिन्हें आनुवांशिक कड़ी या लिंकेज कहते थे। इनकी खोज बेटेसन ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास यानी इवोल्यूशन। तो इसके अंतर्गत जीवों के प्रारंभिक विकास का अध्ययन किया जाता है इवोल्यूशन में। इससे पहला है संजात अंग, होमोलॉग आर्गन होते हैं। वैसे अंग, यह अंग लिखा रहेगा, गलत छपा है यहाँ पे, जिसकी उत्पत्ति समान होती रहती है किंतु वे अलग अलग कार्य को करते हैं, तो उसको संजात अंग कहते हैं। जैसे मानव का हाथ, बाघ का हाथ, चमगादड़ के पैर और मछली के फ्लैपर। इन सभी की उत्पत्ति शरीर के अगले भाग से हुई है। इनमें प्रारंभ में एक हड्डी तथा बाद में पंजे की आकृति जो है बनती है, किंतु वे सभी अलग अलग कार्य को करते हैं, इसलिए इसको संजात अंग कहते हैं। समरूप अंग, एनालॉग ऑर्गन। इन अंगों की जो उत्पत्ति है भिन्न होती है किंतु ये समान कार्य करते हैं। अंगों की उत्पत्ति जो होती है भिन्न होती है किंतु ये समान कार्य करते हैं। जैसे कीट में 4 पंख जबकि पक्षी में 2 पंख होते हैं, किंतु ये दोनों ही पंखों से उड़ते हैं जबकि संरचना जो है भिन्न है। अवशेषी अंग यानी रेजिडुअल आर्गन। वैसे अंग जो शरीर में होते हैं किंतु काम नहीं करते हैं, शरीर में तो होते हैं लेकिन किंतु काम नहीं करते हैं, जो उसे अवशेषी अंग कहते हैं। इनकी जो संख्या लगभग 100 है। कुछ एग्जाम्पल हैं, कान का पिन्ना यानी कड़पल्लव, अपेंडिक्स और शरीर के जो बाल हैं इनका कुछ काम ही नहीं है लेकिन इस शरीर पर पाए जाते हैं, तो इनको ही अवशेषी अंग कहते हैं। लैमार्क का सिद्धांत। इन्होंने उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया और कहा कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं अगली पीढ़ी में वह अंग थोड़े बड़े आकार का उत्पन्न होता है, जबकि किसी अंग का प्रयोग ना करने पर वह अगली पीढ़ी में छोटा हो जाता है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, लैमार्क थे। इन्होंने, इनकी पुस्तक का नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिका है। लैमार्क ने निम्न सिद्धांत दिए। वातावरण का सीधा प्रभाव, अनुकूल की प्रवृत्ति, अंगों के भी उपयोग तथा अनुपयोग, जैसे जिराफ के गर्दन तथा सांप के पैर। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों का अनुवांशिक वंशानुगत, जिराफ की गर्दन तथा सांप की पैर। फाइलोसिफिक जूलॉजिक, वातावरण प्रभाव, अनुकूल अंग और उपार्जित। बीजमैन का सिद्धांत। इन्होंने लैमार्क के सिद्धांत को काट दिया। इन्होंने चूहे की 21 पीढ़ियों की पूंछ काटी थी, 21 पीढ़ियों की पूंछ को काट दिया। इसके बाद ही 22वीं पीढ़ी में उतने ही आकार की पूंछ पाया गया। डार्विन का सिद्धांत क्या था? इन्होंने चयन, प्राकृतिक चयन यानी आहरण, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, इनकी पुस्तक का नाम है, का सिद्धांत दिया। यानी इस पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि जीव जंतु स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, अतः वे स्वयं को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं। डार्विन ने बोगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया। इन्होंने पक्षियों की भाषा का सिद्धांत दिया जिसे डार्विन फिंच कहते हैं। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे और इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया। जीवों में संतान की उत्पत्ति का जो अपार संभावना होती है किंतु बहुत ही कम जो है जीवित रहते हैं। जीवन के लिए संघर्ष जरूरी है, जैसे सजातीय संघर्ष शेर बाघ में है, सांप कोबरा में है, मछली और शार्क में है। वनस्पति के लिए अंतर्जातीय संघर्ष गाय मगरमच्छ है, मानव पक्षी है। वातावरणीय संघर्ष भूकंप, गर्मी, बर्फ, तूफानी, बाढ़। योग्यता की उत्तरजीविता फाइनेस्ट। जीवन संघर्ष में वही जीवित रहता है जो स्वयं के वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। नव डार्विनवाद। इसके अनुसार नई जाति में परिवर्तन अचानक होता है
यह सिद्धांत उत्परिवर्तन को दर्शाता है। ह्यूगो डी ब्रिज का सिद्धांत है, इन्होंने उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि किसी जीव में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह अपने मूल नस्ल से पूरी तरह से भिन्न दिखने लगता है, जिससे कि एक अलग जाति का निर्माण हो जाता है। यह ह्यूगो डी ब्रिज का सिद्धांत था। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। जैविक घटकों में आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी जैविक घटकों के जो आपसी संबंध होते हैं उनको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इनमें उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। उत्पाद क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, वे स्वपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। इनके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे को रखते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर क्या होते हैं, ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, अर्थात ये परपोषी होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, जैसे बकरी, गाय, चूहा, ये सब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या हैं, ये सर्वाहारी होते हैं, यानी ये मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों होते हैं। द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या हैं, ये प्रबल मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया। अपघटक क्या होता है, डिकम्पोजर, ये उपभोक्ताओं के मृत शरीर को खाते हैं, अर्थात मृतोपजीवी होते हैं। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे चील हो गया, गिद्ध हो गया, कौवा हो गया और जीवाणु, ये सब अपघटक के अंतर्गत आते हैं। फूड चेन को यहाँ समझाया गया है। स्थलीय जो परितंत्र का जो पिरामिड होता है सीधा होता है। स्थलीय जो परितंत्र होते हैं उनका जो पिरामिड होता है सीधा होता है। पहले उत्पाद होगा, उपभोक्ता होगा, उसके बाद अपघटक होगा। ये स्थलीय पिरामिड का पिरामिड है। और जबकि मरुस्थलीय और सागरीय पिरामिड का सागरीय क्षेत्र का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, स्थलीय और मरुस्थलीय और सागरीय क्षेत्र का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। लिंडेमान का नियम क्या कहता है, लिंडेमान का नियम, इस नियम के अनुसार एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा जो होता है मात्र 10% हो जाती है, किंतु कीटनाशकों का जो प्रभाव होता है 90% चला जाता है। अतः खेत में छिड़के जाने वाले कीटनाशकों के कारण चूहों की मृत्यु हो जाती है और इन चूहों को खाने से चील कौवों की मृत्यु हो जाती है। इस कारण सरकार ने LD50 यानी लिथॉल डोज 50 नामक कीटनाशक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इन कीटनाशकों के प्रयोग से गिद्धों की संख्या घट रही है। यहाँ पे लिंडमान की नियम को दर्शाया गया है। जैसे सूर्य है, यहाँ पर इसकी इतनी एनर्जी होती है तो इसका 10% एनर्जी जो होता है वह पादपों में जाता है। नहीं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वह प्लांट के पास होता है। अब इसको बकरी खाती है तो 10% इसमें भी जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 10% इस मानव में जाएगा। ये सब उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है।